चलिए आज देखते हैं संसद कानून का निर्माण कैसे करती है। तो संसद में जो हमारे कानून बनते हैं वो संसद सत्र के दौरान बनते हैं। अब जब संसद चलेगी तभी कानून का निर्माण होगा। तो संसद कानून का निर्माण संसद सत्र के दौरान करती है। जब संसद सत्र चलेगा उसमें ही कानून का निर्माण होगा। राष्ट्रपति, इसके अलावा राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से अगर संसद सत्र नहीं चल रहा है उस समय दौरान तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक अध्यादेश जारी करेगा जो जब तक संसद नहीं बैठती कानून माना जाएगा। लेकिन इस अध्यादेश को जब मान लिया कोई भी सत्र नहीं चल रहा है देश में किसी कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक अध्यादेश जारी कर देगा। ठीक है, उसको कानून बना देगा। लेकिन वो कब तक जारी रहेगा, जब तक संसद का सत्र नहीं चल रहा। उसको भी एक समय सीमा है, उसके अंदर संसद से उसका अनुमोदन करवाना पड़ेगा। ठीक है, संसद में विशेष सत्र की भी व्यवस्था होती है। संसद में विशेष सत्र, 3 सत्र तो होते ही अपने, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र और बजट सत्र। 3 तो हमारे सत्र होते ही। एक विशेष सत्र भी होता है साल में 3 बार। वैसे ये कहीं लिखा हुआ नहीं है हमारे संविधान में कि साल में 3 सत्र होंगे, ये कहीं लिखा हुआ नहीं। संसद संविधान में यही लिखा है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। समझे ना, जैसे एक सत्र यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे, तो इनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, उससे पहले ये हो जाना चाहिए। उधर की लाइट बंद कर दो, पीछे वाली क्या रहने दो। 6 महीने जी। जैसे विशेष संसद में 3 सत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन संसद में कितने होंगे, 3 सत्र। जैसे पहला बजट में हमने पढ़ा था, फिर मानसून और एक शीतकालीन। लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ गई जिसपे संसद को बैठाना जरूरी है, तो सरकार की सरकार का कार्यमंत्री क्या है, राष्ट्रपति को बोलेगा कि सर एक विशेष सत्र की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति एक विशेष सत्र बुला लेगा। समझे। जब ये जो प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति को जो देते हैं वो जो वर्तमान में सरकार होती है उसके संसद ही दे सकते हैं, विपक्ष वाले। हाँ, ये क्या है, संसदीय कार्य मंत्री। जो संसदीय कार्य मंत्री होगा ना सरकार का, वो राष्ट्रपति से क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। विपक्ष वाले नहीं, सरकार का ये लिखा ना, सरकार का संसदीय कार्य मंत्री जो बनाया होगा ना, वही क्या करेगा, राष्ट्रपति से प्रार्थना करेगा कि एक विशेष सत्र बुला दो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक विशेष सत्र बुला देगा। ये बात कहीं भी संविधान में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, ये बात संविधान में नहीं लिखी, ये प्रथाओं में है कैसे हमारी संसद चलती है। तो मंत्री के बुलाने पर विशेष सत्र
बुला सकता है। ये हमारा हो गया विशेष सत्र। अब संसद में सत्र हो गया तो कानून कैसे बनेगा ये देखते हैं। संसद में कानून बनाने के लिए कोई भी सरकारी मंत्री क्या करेगा, एक पेपर पे लिख के लेके आएगा कानून, ठीक है ना। कोई भी विधेयक, उसको बोलते हैं विधेयक, सर पेपर पेश करेगा जिसमें लिखी होंगी व्यवस्था कि ऐसे ऐसे व्यवस्था में चेंज करना है या नई व्यवस्था ऐसे बनानी है। कोई भी पेपर पे लेके आएगा तो उसको बोलेंगे विधेयक। कोई भी सरकार द्वारा एक विधेयक पेश किया जाएगा। पहले क्या है, कानून जब तक पास नहीं होता क्या कहलाता है, विधेयक। कोई भी पेपर पे व्यवस्था लेके आए कि ये व्यवस्था हमें लागू करनी है या पुरानी व्यवस्था में कुछ बदलाव करना है या उसमें कुछ ऐड करना है या कुछ घटाना है, तो उसको बोलते हैं विधेयक। जब संसद में पेश किया जाता है उसको बोलते हैं विधेयक। तो विधेयक पेश किया, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक या वित्त, तीसरा ठीक है। तो हमारे 3 विधेयक हो गए, एक हो गया साधारण विधेयक, एक हो गया धन विधेयक, एक हो गया संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक जितने भी आम बातें होती हैं, ठीक है, कोई कानून किसी के लिए बनाना होता है साधारण विधेयक में। कोई भी पैसे का मामला हो, वित्त का मामला हो, वो आएगा धन विधेयक। सारे विधेयक धन विधेयक विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन इन वित्त विधेयक में से कौन धन विधेयक होगा ये डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो वही मार्क करता है कि ये धन विधेयक, लोकसभा अध्यक्ष। और संविधान संशोधन, अगर हमें संविधान में कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे साधारण विधेयक। विधेयक समझ आया क्या होता है, कोई भी कानून संसद में पास, ये संसद हो गई हमारी दो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मान लिया पहले हमने यहाँ पे रखा तो क्या रखेंगे, विधेयक। और जब यहाँ से हस्ताक्षर हो जाएगा राष्ट्रपति का तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कानून। मतलब ये प्रोसेस है इसकी, पहले यहाँ पहुंचेगा फिर यहाँ पहुंचेगा फिर यहाँ पहुंचेगा, पहले यहाँ भी पहुंच सकता है। पहले मान लिया राज्यसभा में पेश किया हमने विधेयक को, यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, समझे ना। कहीं पे भी, मतलब पहले इसमें भी ला सकते हैं, इसमें भी, साधारण विधेयक को किसी भी ला सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ अभी। साधारण विधेयक ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ये भी साधारण विधेयक भी 2 प्रकार के हो गए, एक सरकारी विधेयक, एक हो गए गैर सरकारी विधेयक। अब देखते हैं सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो भी विधेयक
जो भी विधेयक सरकार के मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है या संसद में लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सरकारी। तो लिखेंगे वे विधेयक जो सरकार के मंत्री द्वारा लाए जाते हैं। जो विधेयक जो भी सरकार के मंत्री द्वारा लाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सरकारी विधेयक। समझ आ गया? मतलब जिसको सरकार पेश करना चाह रही है। गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा, भाई जितने भी सांसद हैं ये लोकसभा, मान लिया लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा में ये सांसद 543 है, 543 में से कितने सरकार के? मान लो 272 है, 272 में कुछ मंत्री होंगे, ठीक है। जो मंत्री के द्वारा लाया जा रहा है वो क्या हो गया? सरकारी विधेयक। और बाकी जो एमपी बचे, ठीक है। एक हो गया जो सरकार का मंत्री लेके आए जिसे सरकार पेश करना चाहती है, वो हो गया सरकारी विधेयक। और मंत्री के अलावा कोई भी एमपी, इसे कोई भी सदन का कोई भी एमपी, क्या लिखेंगे? सदन का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, ठीक है। जिसे सदन का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है और इसको करेगा सरकार का मंत्री, ठीक है। अब देखते हैं साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या क्या हो। अब सरकार ने, मंत्री कोई एक विधेयक लेके आ गया सदन में, अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया। प्रक्रिया इसकी क्या होगी? प्रक्रिया प्रथम चरण में, जैसे इसका हम देखते हैं प्रथम चरण। लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। इसे या लोकसभा राज्यसभा, हमारे दो सदन हो गए ना संसद के। कितने भाग हुए? पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के तीन भाग हैं। अब लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। पहले ऐसा ही नहीं है कि जरूरी कि लोकसभा में लाना है या राज्यसभा में लाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिस मंत्री कोई से भी सदन में, जैसे 370 का जब संशोधन विधेयक आया था तो किसने? राज्यसभा में पहले लाया गया, ठीक है। उसे लोकसभा में भी ला सकते थे। तो इसको कोई से भी सदन में ला सकते हैं। यानी अगर इसे दूसरे शब्दों में लिखें, दोनों में से कोई से भी सदन में पेश किया जा सकता है। जिस सदन में पेश करेंगे, ठीक है, इस विधेयक को, पहले विधेयक को जिस भी सदन में हम पेश करें, मान लिया पहले हमने लोकसभा में पेश कर लिया, तो उसे जिस सदन में पेश करेंगे उसे ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो,
जिस भी सदन में हमने इसको पेश कर दिया उसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम सदन। ठीक है, जहां पेश होगा वो कहलाएगा प्रथम सदन। ये हमारी प्रोसेस होगी। उसके बाद क्या करेंगे, संसद में हम ले आए, तो संसद में सभी को इसकी, सभी सदस्यों को इसकी प्रतियां, मतलब इसकी एक एक कॉपी सभी को बांट दी जाएगी। और फिर सरकार अपनी गजट में भी इसे जारी करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रथम चरण। क्या चल रहा है, प्रथम चरण। सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन में इसको पेश करेंगे। उसके बाद पेश कर दिया तो सबको इसको प्रथम सदन कहेंगे। जिस भी सदन में पेश हुआ वो हो गया प्रथम सदन। उसके बाद सबको इसकी एक एक कॉपी दे दी जाएगी। सरकार इसे क्या करेगी, गजट में प्रकाशित करेगी। अब इसके बाद होता है इसका दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में आ गया, विधेयक सबके पास पहुंच गया, गजट में भी प्रकाशित हो गया। उसके बाद क्या होगा, दूसरे चरण में संसद में इस पे बहस होगी। इस विधेयक पे संसद में जिस भी सदन में पास ये पेश किया गया है उसमें क्या होगा, इसमें इसकी बहस होगी। बहस हो गया, अगर बहस में कोई ऐसा डिसीजन निकल के आता है कि भाई सरकार उसको मान लेती है, तो सरकार इसमें बदलाव कर सकती है। ठीक, अब क्या हुआ, संसद में विधेयक पे बहस हो गई। बहस में विपक्ष ने कोई मांग की या अपना ही सदस्य कोई ऐसी मांग करे जिसे सरकार क्या स्वीकार कर ले, तो सरकार क्या करेगी, इसमें कुछ बदलाव करेगी। बदलाव करेगी, फिर जांच के लिए जांच के लिए क्या करेगी, संसदीय समिति के पास इस विधेयक को भेज देगी। यह हो गया हमारा दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या हुआ, इस विधेयक पे सबसे पहले बहस हुई। पहले में क्या हुआ, पेश किया, ठीक है, उसको प्रथम सदन बोलेंगे। फिर उस पर क्या होगा, प्रकाशित होगा गजट में। उसके बाद दूसरे चरण में विधेयक पर बहस होगी। बहस में कोई ऐसा डिसीजन निकल के आता है कि जिसको सरकार चाहे कि इसको मुझे ऐड करना है या हटाना है, तो वो बदलाव कर सकती है। फिर संसदीय समिति के पास भेज देंगे। संसदीय समिति भेजने के बाद फिर होगा तीसरा चरण। इसमें इसमें विधेयक पर वोटिंग होगी। अब साधारण विधेयक में अगर इसको पास कराना है तो साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत कितना होता है, 50% प्लस 1। ठीक है, तो इसमें विधेयक पर वोटिंग होगी और विधेयक पास या फेल होगा।
ठीक है, अगर पास हो गया तो ठीक है ना, फेल हो गए तो क्या हुआ, फेल हो गए तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये लोकसभा में हम कर रहे हैं। लोकसभा में फेल होने का मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अगर साधारण विधेयक फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। भाई सरकार के पास बहुमत होगा तो साधारण विधेयक पास करा लेगी। अगर ये भी पास नहीं करा पाई तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार अल्पमत में है, तो सरकार गिर जाएगी। विपक्ष तो बोल देगा कि जब तुम साधारण विधेयक भी पास नहीं करवा पा रहे तो आपके पास इसका मतलब बहुमत नहीं है। तो ये हो गया हमारे प्रथम सदन। अब ऐसे ही दूसरे सदन में पेश कराएंगे। भाई अभी तो हमने लोकसभा में पास कराया, उसके बाद प्रक्रिया क्या है, अभी ये राज्यसभा में जाएगा। तो फिर आएगा द्वितीय सदन। द्वितीय सदन में भी 3 ही चरण होंगे। प्रथम चरण विधेयक सदन में पेश किया जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा सदन पहले क्या है, एक सदन क्या होगा लोकसभा, इसमें तो हमने पास करा लिया। उसके बाद क्या होगा राज्यसभा, अब हमने इसमें रखा। राज्यसभा में वही प्रक्रिया चलेगी, पहले में सदन में पेश किया जाए, दूसरे में बहस होगी, और तीसरे में वोटिंग। ठीक है, वोटिंग क्यों, फिर निर्णय जो भी निकलेगा 50% प्लस 1 से पास या फेल। फेल होगा तो क्या होगा, फिर ये राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। कहाँ जाएगा विधेयक, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस पे क्या करेगा, मान लिया पास हो गया, क्या हो गया पास हो गया, तो पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। ठीक है, और अगर फेल हो गया तो विधेयक नहीं बन पाएगा, राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचेगा, पास कराना जरूरी है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं होता है। सरकार के पास क्या नहीं होता है, बहुमत नहीं होता है। चलो इसको भी लिख देते हैं भाई। इसके 3 चरण हो गए, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो क्या है लोकसभा में तो पास करा ही लेगी साधारण बहुमत से। अगर इसमें नहीं पास करानी तो इसका मतलब सरकार के पास बहुमत ही है, सरकार ही नहीं चला सकती। तो यहाँ पे तो पास हो गया। अब लोकसभा में क्या, राज्यसभा में क्या है, कई बार यहाँ फेल कर जाता है, यहाँ पे क्या हो गया पास, यहाँ पे क्या हो गया फेल, बहुमत नहीं है। ठीक है, तो फेल होने की स्थिति में पास नहीं हो तो मतभेद हो गया, ऐसी संयुक्त बैठक कराते हैं। संयुक्त बैठक, इसका प्रावधान अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक कराता है। मतलब क्या करेगा यहाँ पे है? हाँ, मतलब दोनों सदन की, राज्यसभा की और लोकसभा, समझे ना। जैसे अब यहाँ पे लोकसभा में इसके पास 300 सांसद, 300 मान लो चलो सांसद, यहाँ पे 300 है, 543 में से जो सत्ता पक्ष है उसके पास 300 है, और राज्यसभा में 100 है। यहाँ पे कितने हैं
543, यहाँ पे कितने 243। अब इसमें से इसके पास 100 है, तो साधारण बहुमत के लिए यहाँ कितने चाहिए 120, 22 और एक 23। बहुमत कितने पे 123 पे। यहाँ मोहम्मद कितने पे 272 पे। समझे भाई, साधारण बहुमत के लिए यहाँ 272 सांसद चाहिए, यहाँ पे 123 सांसद चाहिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे तो 272 की जगह 300 थे, तो यहाँ पे तो लोकसभा में तो सरकार ने पास करा लिया। अब क्या हुआ, राज्यसभा में पहुंचा। राज्यसभा में क्या है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, 100 है, चाहिए थे कितने 123। अब क्या हुआ, यहाँ पे विधेयक फेल कर गया। अब फेल कर गया तो इसमें क्या करेगी सरकार, फिर राष्ट्रपति से आग्रह करेगी और राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाएंगे। मतलब संयुक्त बैठक में कितने सांसद हो जाएंगे, सारे सांसद आएंगे। मान लो कितने हो गए, 5 3 8 और 4 4 8, इतने सांसद आ गए, सारे आ गए। वैसे आते नहीं है, मान लो सारे आ गए, या कुछ एबसेंट कर गए, 350 वो 750 आ गए, आधे भी मान लो इसके, तो कितने चाहिए आधे 4, आधे कितने होंगे इसके, ये होंगे 3, 394। भाई बहुमत कितने होगा 395 पे, इसका बहुमत 395 पे होगा। अब सरकार के पास कितने हैं, 100 ये हैं और 300 ये हैं, कितने हो गए, तो सरकार क्या करा लेगी, पास करा लेगी ना। तो ये होता है जब सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत ना हो और तो संयुक्त बैठक के द्वारा सिर्फ साधारण विधेयक को। ठीक है, साधारण 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता हमने बताई थी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगर मान लिया लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष, अगर ये भी नहीं है तो राज्यसभा उप सभापति। सभापति नहीं करेगा राज्यसभा को, उप सभापति करेगा। और अगर उप सभापति भी नहीं है तो लोकसभा का कोई वरिष्ठ सदस्य इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक, और अब क्या है, सरकार ने पास करा लिया, यहां से भी क्या हो गया, पास हो गया। यहां से क्या हो गया, पास। अब कहां पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 111 के तहत क्या करेंगे राष्ट्रपति, इसे एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन अगर संशोधन सहित या बिना संशोधन तो राष्ट्रपति
ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रपति एक अनुच्छेद यहां से पहुंचा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर कर लिया। वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति ने क्या किया, पुनर्विचार के लिए संसद के पास दोबारा से इसको भेज दिया। अब संसद के पास आ गया, संसद या तो उसमें संशोधन कर दे कुछ, या संशोधन ना भी करे, ऐसे दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो क्या है, राष्ट्रपति के पास भेज जाता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही करना पड़ेगा। ये कब जोड़ा गया, ये बाध्यता जो है ये जब जोड़ी गई 42वां संविधान संशोधन 1976 में, कि राष्ट्रपति बाध्य है, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, हस्ताक्षर, तो क्या हो गया, कानून बन गया। यहाँ पे क्या था, विधेयक, विधेयक यहाँ से चला पास हुआ, फिर यहाँ से पास हुआ, यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ, तो क्या बना, कानून बना। तो क्या, विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया, ये हो गया हमारा साधारण विधेयक। अगर संयुक्त बैठक का हम देखें इतिहास, तो आज तक संयुक्त बैठक 3 बार हुई है, संसद में संयुक्त बैठक 3 बार हुई है। एक जब दहेज विरोधी अधिनियम आया था, दहेज के लिए कानून बना था 1960 में, तब एक बैंकिंग अधिनियम आया था तब, और एक आतंकवादी विरोध अधिनियम। तो संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा, ये आज तक कितनी बार हुआ है, आज तक 3 बार हुआ है। पहला दहेज प्रथा अधिनियम 1960, दूसरा बैंकिंग अधिनियम 1977, और तीसरा आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002। तो आज तक इन 3 कानूनों पर, इन 3 कानूनों पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई है, और इसका प्रयोग कब करते हैं संयुक्त बैठक का, तब सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत ना हो, तो कोई बिल पास कराना है तो संयुक्त बैठक हो जाती है। अब देखते हैं धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, संसद में जो भी पैसों का मामला होगा ना, संसद में जहां भी पैसों का मामला होगा तो वो क्या होगा, वित्त विधेयक। क्या होगा, वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक में से जैसे ये मान लेते हैं, ये हो गया हमारा वित्त विधेयक, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा पूरा वित्त विधेयक। इसमें से ये मान लो एक छोटा सा हिस्सा क्या हो गया, धन विधेयक, समझ, मतलब पूरा वित्त विधेयक, और छोटा सा हिस्सा उसका धन विधेयक। ये एक हो गया धन विधेयक, अनुच्छेद 110। ये होते हैं वित्त विधेयक, वित्त विधेयक 1, ये होता है अनुच्छेद 117
एक होता है वित्त विधेयक 2, अनुच्छेद 117 2 में वित्त विधेयक 2 है। ठीक, तो तीनों का, एक धन विधेयक, एक वित्त विधेयक, एक वित्त विधेयक सेकंड। अब क्या है, ये हो गया हमारा पूरा वित्त विधेयक। इसका छोटा सा पार्ट क्या होगा, धन विधेयक। अब इसमें क्या है, कोई भी जितने भी विधेयक आएंगे वित्त विधेयक, सब धन विधेयक होंगे क्या, नहीं होंगे। लेकिन जितने भी धन विधेयक आएंगे वो क्या होंगे, सारे वित्त विधेयक होंगे। लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। समझ आई इससे बात, ये तो इसे लिखते हैं, हर धन विधेयक वित्त लेकिन ठीक है, हर धन विधेयक क्या होगा, वित्त विधेयक होगा, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। अब धन विधेयक होते क्या क्या है, जैसे टैक्स लगाना, टैक्स में बढ़ोतरी करना, टैक्स में कमी करना, हमारी संचित निधि होती है ना, सरकार की सबसे बड़ी निधि, जहाँ सरकार का सारा पैसा जमा होता है, उसका रख रखाव करना, आकस्मिक निधि, उसका रख रखाव करना, ये किसमें आता है, धन विधेयक में। तो हम देखें धन विधेयक में आएगा क्या क्या, जैसे टैक्स लगाना, अगर हमें कोई भी टैक्स लगाना है तो किसमें आएगा, वो क्या होगा, धन विधेयक। टैक्स में दर कम करना, दर बढ़ाना, किसमें आएगा, टैक्स में आएगा। या कोई टैक्स है जैसे इनकम टैक्स, उसमें बदलाव करना, ये किसमें आएगा, धन विधेयक में आएगा। और क्या क्या आएगा, जैसे संचित निधि, रख रखाव, आकस्मिक निधि, रख रखाव, और संचित निधि पर भारित व्यय, ये किसमें आएगा, ये सब धन विधेयक में आएगा। क्या कहेगा, जैसे हमने कोई टैक्स लगा दिया, वो किसमें आएगा, धन विधेयक में। कहीं कम करनी है दरें, वो धन विधेयक में आएगा। कहीं दरों को बढ़ाना है तो वो धन विधेयक में आएगा। टैक्स में कोई बदलाव करना है, वो धन विधेयक में। सरकार की सबसे बड़ी निधि, जो भी पैसा टैक्स का होता है वो कहाँ जाता है, संचित निधि में। एक जगह है जहाँ पे सरकार अपना सारा पैसा रखती है, सारा फंड यहीं से आता है, बजट भी यहीं से ही आता है, इसमें से ही पैसा खर्च होता है। ठीक है, उसमें रख रखाव कैसे करना, आकस्मिक निधि, किसी भी आकस्मिक कारण के लिए जो पैसा यूज होता है उसके लिए अलग से फंड बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। उसका रख रखाव कैसे करना है, संचित निधि पे कितना व्यय करना है, भारित व्यय, वो सब किस में आएगा, धन विधेयक में आएगा। जैसे, लेकिन जैसे जुर्माना हुआ, फीस, जुर्माना हुआ, फीस हुआ, स्थानीय कर, ये क्या होंगे, ये धन विधेयक नहीं आते। जुर्माना हो गया, फीस हो गई, शुल्क लेना किसी से, और स्थानीय कर, ये किस में नहीं आते, संचित निधि और धन विधेयक में नहीं आते। अब इसकी कुछ
विशेषताएं देख लेते हैं धन विधेयक की। अब क्या देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं धन विधेयक की, जैसे कोई भी विधेयक कोई भी धन विधेयक होगा वो कहाँ पे, सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। दूसरा अगर देखें, धन विधेयक ठीक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, जैसे हमने कोई भी पैसों का विधेयक पेश किया तो सब क्या हो गए, हमने जैसे बताया था सब हो गए वित्त विधेयक। अब सब वित्त विधेयक में आ गए, इनमें से कौन सा धन विधेयक है, इसको कौन सा धन विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बताएगा कि ये धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है, जिसको लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक कह देगा वो धन विधेयक माना जाएगा। नहीं तो पैसों से जुड़ा हुआ संबंधी मामला है तो वित्त विधेयक होगा। लेकिन वित्त विधेयक में भी कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश करते हैं, मतलब धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेते हैं कि सर हम इसको पेश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो धन विधेयक को अगर हम पेश करेंगे सदन में तो उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। और जब राष्ट्रपति की हमने पूर्वानुमति ले ली तो इसके बाद राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए आरक्षित नहीं कर सकता। समझे, जैसे अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देता था किसी भी विधेयक को, साधारण विधेयक को भेज देता ना, अनुच्छेद 111 में क्या करता था, राष्ट्रपति दोबारा से संसद के पास भेज देता था कि एक बार इस पे और विचार कर लो। धन विधेयक में क्या है, पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी ले ली गई पेश करने से कि सर हम ये धन विधेयक पेश कर रहे हैं। तो क्या होगा, राष्ट्रपति ने उसको हाँ कर दिया तभी तो वो संसद में पेश हुआ, लोकसभा में तब गया। तो राष्ट्रपति यहाँ से संसद से पास होने के बाद ये नहीं कह सकते कि आप इसको दोबारा से विचार करो, फिर वो साइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, धन विधेयक पे संयुक्त बैठक, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हम साधारण विधेयक में करते थे, वो बैठक
धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक, और इसमें मतलब धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के बहुत सीमित अधिकार है, तो उसको ज्यादा पावर दी नहीं गई है, तो संयुक्त बैठक का कोई मतलब भी नहीं बनता। राज्यसभा अगर उसको पास भी नहीं कर रही तो क्या करेगी? राज्यसभा इसे धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, उससे ज्यादा उसमें कोई मतलब ही नहीं राज्यसभा। ठीक, तो ये हो गया हमारा धन विधेयक। अब देख लेते हैं वित्त विधेयक। ये सारी समझ आ गई। पहला तो क्या है, कोई भी धन विधेयक होगा उसको डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को यह अनुमति है कि जो भी वित्त विधेयक आए उसमें से कौन सा धन विधेयक होगा, ये कौन बताएगा? अध्यक्ष। किसका? लोकसभा का। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। पहले तो क्या है, राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते, सीधा लोकसभा में पेश करेंगे, और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और राष्ट्रपति की हमने पूर्व अनुमति ले ली तो राष्ट्रपति भी दोबारा उसको विचार के लिए नहीं भेज सकता। ठीक, और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, क्योंकि राज्यसभा का इसमें ज्यादा अधिकार दिया ही नहीं गया हुआ। राज्यसभा से तो बस एक है कि भाई हाँ भाई हम इसको पास करा ले रहे हैं। ठीक है, अब चक्कर क्या है, राज्यसभा में किस लिए नहीं दिया गया? राज्य जो सांसद चुन के आते हैं वो किस में आते हैं? लोकसभा में। जवाबदेह कौन सी सरकार किससे बनेगी? लोकसभा से। तो जवाबदेह कौन है? जनता के बीच में तो सरकार जाएगी ना, वोट मांगने के लिए। और अगर धन विधेयक पास ही नहीं होगा तो सरकार काम कहां से करेगी? है ना। कई बार ऐसा होता है बहुमत नहीं है सरकार के पास राज्यसभा में, और काम करना है। अब राज्यसभा में विपक्ष का बहुमत है, तो विपक्ष सरकार को काम करने देगा क्या? करने देगा? वो तो हर बात में टांग अड़ा देगा कि नहीं जी हम नहीं पास कराते, लो कर लो काम। कहां से करेगा? तो इसके लिए राज्यसभाओं की सरकार धन विधेयक में पावर बहुत कम है, जिससे सरकार अपना काम कर पाए। अब देखते हैं वित्त विधेयक। वित्त से संबंधित मतलब पैसे से संबंधित जितने भी मामले होंगे संसद में, वो सब क्या होंगे? वित्त विधेयक होंगे। उसमें से वित्त विधेयक में से कुछ विधेयक क्या होंगे? धन विधेयक होंगे। लेकिन जितने भी सरकार पेश करेगी वित्त से संबंधित मामले, वो क्या होंगे? वित्त विधेयक होंगे। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं हम, दो वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक वित्त विधेयक 1, एक वित्त विधेयक 2। ये अनुच्छेद 1171, ये अनुच्छेद 1172। ठीक है, ये इसमें आते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हम देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। पहले जैसे वित्त विधेयक 1 है, ये क्या हुआ? सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। और ये दोनों सदनों में से
किसी भी सदन में, जैसे धन विधेयक था सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, तो वित्त विधेयक 1 भी सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और वित्त विधेयक 2 इसे दोनों सदन में से, राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी किसी के भी पटल पे रखा जा सकता है, पेश किया जा सकता है। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, इसमें हमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। मतलब राष्ट्रपति को विधेयक पेश करने से पहले पूछना होगा कि सर हम ये विधेयक पेश करने जा रहे हैं। दूसरा, इसमें आवश्यकता नहीं है, पूर्व मंजूरी से पूर्ण अनुमति लिखें। इसमें पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, इसमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यहां तक क्या था, ये दोनों कैसे थे, इसके धन विधेयक जैसे, इसके जैसे दोनों धन विधेयक थे, इसके अलग थे। लेकिन अब क्या हुआ, धन विधेयक में क्या करता था, अध्यक्ष इसका निर्धारण करता था कौन सा धन विधेयक होगा। तो धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता था, इसका निर्धारण नहीं करता। इसका भी ठीक है, मतलब पेश कर दिया तो वित्त विधेयक है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष के ये बताने की जरूरत नहीं कि ये विधेयक वित्त विधेयक है। ठीक, धन विधेयक में कैसा था कि जब हम वित्त विधेयक पेश करते थे तो उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ये बताता कि ये धन विधेयक है। ठीक है, लेकिन वित्त विधेयक क्या है, वित्त विधेयक अगर पेश कर दिया तो वो वित्त विधेयक है, उसे लोकसभा की अध्यक्ष की मोहर की आवश्यकता नहीं है कि ये वित्त विधेयक। धन विधेयक में क्या था, लोकसभा वित्त विधेयक में से उठा के कोई पीस ये बोलता था कि ये धन विधेयक। ठीक, इसमें अब जैसे हमारा धन विधेयक था उसमें राज्यसभा की पावर बहुत सीमित थी, इसमें वो संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन इसमें कर सकती है, और इसमें भी राज्यसभा कर सकती है। दोनों में क्या होगा, राज्यसभा संशोधन कर देगी, वित्त विधेयक में भी और वित्त विधेयक 2 में भी। और एक और इनमें दोनों पे क्या है, संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक, तो वित्त विधेयक फर्स्ट और सेकंड दोनों समझ आ गए। 117 अनुच्छेद 117 2 ये सिर्फ लोकसभा में पेश कर सकते हैं, इसको दोनों सदन में से किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किए जाते हैं, ये आवश्यकता नहीं है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करेगा, नहीं करता। धन विधेयक में क्या था, निर्धारण करता था, इसमें क्या है, निर्धारण, और दोनों में राज्यसभा संशोधन कर सकती है और दोनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक,